Hello everyone and welcome to Vidyalankar. I am Anush Pawar and I am from Mumbai. I have completed my MTech and now I am pursuing my PhD. I have 6 years of teaching experience and in those I have taught more than 2000 students. So our today's agenda is how the third year students will go for this examination. जैसे कि आप सबको पता है कि अभी गेट के लिए थर्ड ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी कैसे है, उनके एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, एंड इफ एनीवन इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑल्सो, सो उसको ये आगे किस तरह हेल्पफुल होगा वो भी हम देखेंगे. इन दिस वीडियो विल ऑल्सो सी कि इस एग्जाम के एडवांटेजेस स्टूडेंट्स को किस तरह है एकेडमिकली, प्लेसमेंट के हिसाब से एंड कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से. सो दोज थिंग्स टुडे विल सी इन दिस सेशन. सो बेसिकली हमें ये पता है इस बार कि जो ये गेट का एग्जाम है वो आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवा रहा है. सो यहाँ पे इस बार एक पैटर्न में चेंज है, दैट इज अभी तक हमने दो टाइप्स के क्वेश्चन देखे थे. एक था आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते थे और उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना था. और सेकंड था आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स क्वेश्चन. सो जहाँ पे ऑप्शंस नहीं रहते थे, एक टेक्स्ट बॉक्स दिया जाता था, उसके अंदर हमें उसका जो भी अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो हमें लिखना था. बट इन दिस ईयर दे हैव इंक्लूडेड दिस MSQ. MSQ स्टैंड्स फॉर द मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस. सो जैसे कि बहुत सारे लोग NPTEL के कोर्सेज करते हैं तो उनको माइट भी ये पता रहेगा, अगर एक न्यूमेरिकल में 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, देयर इज अ चांसेस दैट कि एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं. तो वो टाइप में हमें मल्टीपल सिलेक्शन करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन दिया है उसके 2 आंसर्स यहाँ पे मुझे करेक्ट लग रहे हैं तो आई विल मार्क फर्स्ट, सेकेंड ऑल्सो. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मार्क दोज एंड अकॉर्डिंगली योर एनालिसिस विल बी डन फॉर दिस examination. So secondly, eligibility criteria relaxation. So last year तक सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर एपियरिंग स्टूडेंट्स एंड जो पास आउट है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल थे. बट नाउ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन. सो इट इज गुड न्यूज फॉर द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. सो एटलीस्ट यू हैव 2 attempts before your graduation for this examination. So in the third year you can analyze how the examination will be conducted. उसमें स्कोर कैसे कर सकते हैं, मुझे कितना आता है और कितना मुझे और उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी. तो ये एनालिसिस करने के लिए थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट ऐप प्लेटफॉर्म है कि आप थर्ड ईयर में ही गेट एग्जाम के लिए अपेयर हो, और अपेयर हो रहे हो तो हाउ विल वी कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, दैट विल ऑल्सो सी. फर्दर द स्कोर वैलिडिटी. अभी जैसे कि स्कोर वैलिडिटी इन द सेंस, इस साल मैंने गेट का एग्जाम क्रैक किया, मुझे कुछ नंबर ऑफ मार्क्स आए, तो वो मार्क्स इज वैलिड फॉर 3 years. मतलब सपोज मुझे इस साल एडमिशन नहीं लेना है, आई एम थिंकिंग ऑफ फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो जो आपके प्रीवियस ईयर्स का मार्क्स है दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन. सो वो जो आपका स्कोर रहेगा वो 3 years के लिए आपका यहाँ पे वैलिड रहेगा. एंड as nowadays it is a mandatory admission for the master's degree or PhD degree, you must be a GATE qualified student. And further, those who want the final assistantship, so final assistance in the sense जिनको scholarship चाहिए, तो उनके लिए ये एग्जाम क्रैक करना बहुत ही जरूरी है. सो विल ऑल्सो सी कि एक एग्जाम क्रैक करने के बाद इसके एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे. सो फर्स्टली इफ विल सी दैट the advantages regarding that, the monthly scholarship of 12,400 rupees. So it is varies from institute to institute level, and the financial assistance from that you can say the scholarship. So minimum 12,400 rupees will be provided on the monthly basis for the 2 year spans, those who are cracking this examination. So that is the first benefit. Second benefit is a public sector units. So as you know that if you have to enter in a public sector, हमें 10 से 15 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रहना चाहिए. बट अगर एज अ फ्रेशर इफ आई टू एंटर इन अ पब्लिक सेक्टर, द मेन एंट्री पॉइंट फॉर दिस पब्लिक सेक्टर इज टू क्रैक द गेट एग्जाम विथ गुड स्कोर. नॉट ओनली द क्वालिफाइंग स्कोर, you required a good score which is more than 60 to 65 marks out of the 100.
So these are some Navratna companies. So I mention only here Navratna companies. There are you can say the more than 100 of companies are there now. These days they are recruiting their recruitment based on the GATE examination. Even in the state services also, many of the examinations such as MSCV and SIDCO also taking their recruitment based on the GATE examination. So the best advantages of this examination is that directly you can enter in the public sector units. So directly in the sense that you have to crack the examination, and further you have to face the, you can say, the personal interview section for this different companies. So basically जैसे ही आप गेट का फॉर्म भरते हो, गेट का फॉर्म भरने के बाद 15 से 20 दिन में इन कंपनीज का इंडिविजुअल साइट पे उनका अलग अलग फॉर्म ओपन होता है. इन दोज फॉर्म आपको फॉर्म फिल करके आपका जो गेट का रजिस्ट्रेशन आईडी रहता है वो फिल करना पड़ता है. एंड जैसे ही आपका गेट का रिजल्ट आता है, लेटर ऑन डिपेंडिंग ऑन देयर, यू कैन से, द नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स, दे विल डिक्लेयर द, यू कैन से, द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर देयर इंटरव्यू. सो बेस्ड ऑन दैट दे विल कॉल यू. अगर आप उतना स्कोर कर पाते हो तो आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आप चेक करोगे कि फॉर एग्जांपल सपोज भेल में अगर इलेक्ट्रिकल या सिविल के रिलेटेड कुछ जगह है, सपोज देर आर 5 to 6 पोस्ट ओनली और देर आर वेरिंग फ्रॉम द नंबर ऑफ पोस्ट ऑन द डिफरेंट कंपनीज. सो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आपका मेरिट लिस्ट चेक करके वहाँ पे अप्लाई किया फॉर्म को फिर से फर्दर प्रोसीजर में आप चेक कर सकते हो कि मुझे इतना मार्क्स है, मैंने क्वालिफाइड हूँ. सो यू कैन गो फॉर द next round for the personal interview. So nowadays it is very important to enter the public sector units with the help of this examination. The best advantage is that जो कि इसका minimum package start होता है from 8 to 10 lakhs per annum. So at the graduation level it is a good standards to enter in the public sector units. The further if you see that there are different competitive examinations. So the some examination will be taken by the central government and some examination will be taken by the state government. जैसे कि as we know that engineering civil examinations are there, public sector is there, DRDO, BARC, CPWD, railways, ISRO, military engineering services, staff selection committee. So these are some examination which is conducted by the central government and from the state government, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र स्टेट के अंडर MPSC, SIDCO, municipal corporation, some of the non-gazetted examination taken by the Mahapariksha, some ZPs, corporations are there. So like this, these are the examination which is conducted under the state government. So best advantages for these examination is that the technical syllabus, I am saying as a technical syllabus, will be same as a GATE syllabus. जो आप गेट के लिए टेक्निकल पॉइंट्स पढ़ोगे वही टेक्निकल सिलेबस इन सारे एग्जामिनेशन पे रहेंगे. सो आप जब गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, simultaneously you are also preparing for this competitive examinations also. So ये इसका और एक बेनिफिट रहेगा. So regarding that competitive examinations के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, for that I will create one more video lecture and in those we'll discuss some of the important competitive examinations जो कि आप एलिजिबल हो और आप आगे अप्लाई कर सकते हो. So as you know that टिल थर्ड ईयर, मतलब अभी आपका ये सेमेस्टर 5th सेमेस्टर खत्म हुआ है, तो 5th सेमेस्टर तक आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, दैट इज फ्रॉम सेमेस्टर 1 टू द सेमेस्टर 5, एंड उसके रिगार्डिंग गेट में कितना उसका वेटेज है वो अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि फर्स्ट विल बी द इंपॉर्टेंट बिट, दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. तो जैसे कि आप सब लोगों ने मैथमेटिक्स फ्रॉम 1st to 4th सेमेस्टर पढ़ा रहेगा, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3, 4. So there is a weightage of 14 to 15 marks. There is a weightage of 14 to 15 marks for the mathematics. So it is a very important subject that you have already learned till the second year. So you can recall that, which will be useful for your GATE examination point of view. The second domain is structural engineering. So under the structural engineering, there are total 6 subjects which is covered and having the weightage which is varying from 18 to 20 marks. अब ये 18 to 20 marks में से हर एक सब्जेक्ट को हम बाइफरकेट करके देखेंगे कि किसका वेटेज कितना है. जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है उसका वेटेज है हार्डली 2 मार्क्स. सॉलिड मैकेनिक्स जो कि आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा है, जिसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं, जिसका वेटेज है
5 to 6 marks. Structural analysis is a very important subject, but it is a too vast subject जो कि आपने सेमिस्टर 4 एंड सेमिस्टर 5 में पढ़ा है. इसका भी वेटेज है नियर अराउंड 6 मार्क्स. कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड द मैनेजमेंट. सो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे कि BMCT आपने पढ़ा रहेगा सेमिस्टर 3rd में या 4th में आप मोस्टली पढ़ते हो. एंड द मैनेजमेंट विच इज कमिंग इन सेमिस्टर 7 एंड 8 जो कि एज पर द यूनिवर्सिटी करिकुलम के हिसाब से ये सेमिस्टर में ये है, बट इसके रिगार्डिंग वेटेज है हार्डली 2 मार्क्स. कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जिसे हम RCC बोलते हैं, जो कि अभी तक आपने पढ़ा नहीं रहेगा, तो जो कि आपके सेमिस्टर 6, 7, 8 में आ सकता है, तो उसके रिगार्डिंग उसका वेटेज है 3 to 4 मार्क्स. एंड द स्टील स्ट्रक्चर जो कि आपका 6th सेमिस्टर का सब्जेक्ट है, इसके लिए वेटेज है 3 मार्क्स. सो ऐसे पूरे मिला के आपका 18 से 20 मार्क का आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का वेटेज रहता है. फर्दर जस्ट हियर विल लिस्ट आउट कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में पढ़े हैं. लेटर ऑन विल सी कि इन दिस 2 months हाउ विल यू प्लान कि कौन कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है. तो सब्जेक्ट इस तरह सिलेक्ट करेंगे कि जिसका कंटेंट भी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी हमें मिल सकते हैं. द अनदर डोमेन इज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट and which is covers almost 16 to 17 marks for the gate. So it is having a huge weightage in which the soil mechanics, that is geotechnical engineering 1, that you have learned in the semester 5, and geotechnical engineering 2 that you are going to learn in the in semester 6. But इसका जो soil mechanics 1 and 2 का जो weightage है, it is almost up to the 13 to 14 marks. And the foundation engineering, that is some part of the geotechnical engineering 2, and the one elective which is in the semester 7. So उसके लिए एक वेटेज है यहाँ पे आपका 3 to 4 मार्क्स का. सो ऐसे कंबाइनली इट इज कमिंग्स टू बी 16 to 17 मार्क्स जो कि आप जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का वेटेज है. द नेक्स्ट डोमेन इज योर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग. तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में 4 डोमेन्स फर्दर क्लासीफाई किए गए हैं, जो कि फर्स्ट आता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स. सो आपने FM1 एंड FM2 पढ़ा है. सो FM1 सेमेस्टर 3 में पढ़ा है, FM2 सेमेस्टर 4 में पढ़ा है. AH you have studied in the, you can say the semester 5th, जिसे हम अप्लाइड हाइड्रोलिक्स बोलते हैं, तो ये भी आपने सेमेस्टर 5 में पढ़ा है. हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, दोज आर कवर्ड अंडर द वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, जो कि आपका WRE1 एंड WRE2 बोल के एक सब्जेक्ट है, जो कि आपका सेमेस्टर 6 एंड सेमेस्टर 7 में आता है. तो उसके अंदर ये आपका हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन कवर होता है. बट राइट नाउ अगर आप 3rd ईयर तक की बात करोगे तो ये फर्स्ट 2 टॉपिक्स आपने पढ़े हैं. And for which, for the water resources domain, you can say the mark distribution is almost 14 to 15 marks, जिसके अंदर fluid mechanics का weightage रहता है 8 to 10 marks, which includes your applied hydraulics also. The hydrology has a weightage of 2 to 3 marks, and the irrigation is also has a weightage of 1 to 2 marks. So it is combinedly comes with the 14 to 15 marks, that is for the water resources engineering. Now the remaining 3 domains, that is first one is environmental engineering. So if we see that environmental engineering, in this one, in the 2021, they have eliminated one topic, that is also noise pollution. So since from the last year, the wastewater, the water treatment plant will be there, air pollution will be there, municipal solid waste will be there, and the noise pollution also will be there. But from the 2021, noise pollution is removed from this structure, and the domestic water and the wastewater, that water quality and the treatment plant, so that is considered under the environmental engineering 1 and environmental engineering 2. So under the environmental engineering 1 जो कि आपका सेमेस्टर 5th में हुआ है, तो उसके अंदर आपने डोमेस्टिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये आपने देखा रहेगा. So that is also helpful for studying with this environmental engineering. And in semester 6 you will read about the wastewater. So ये आपका E2 रहता है. So combinedly it is considered under as environmental engineering only. The separate bit, the air pollution, it is elective for the semester you can say the 7, and the municipal solid waste, that is also one elective for the semester 7. So which is combinedly asked for the weightage of 12 to 14 marks. So it is asked for the weightage of 12 to 14 marks. That will be your environmental engineering. The next domain is transportation engineering. So transportation engineering having the weightage of almost 7 to 8 marks.
among which your transportation 1, transportation 2 and some of the electives will be considered. So right now in semester 5 you have studied the transportation engineering 1. So under which you have seen the geometric alignment and some infrastructure, which is we have seen in the semester 5. In semester 6 you will see the properties regarding some pavement, that is a flexible pavement and the rigid pavement, and in the semester 7 there is elective called as a traffic engineering. So basically it is divided in 3 bits. First is the infrastructure, second is the pavement and third one is the traffic, and combinedly it is asked for the 7 to 8 marks. And last but not least will be your surveying. So it is a very important subject also, as you have already seen the surveying 1 in semester 3 and surveying 2 in semester 4, and which is having the weightage of 4 to 5 marks. So these are the subjects as per the semester wise that you might learn, or some of the subjects you are going to learn from the next 6, 7 and 8 semester. Now here we have to decide how to prepare in the remaining time. That we'll see in our next video. If you like this video, please like and don't forget to subscribe. For more updates, you can click on bell icon. Thank you.